दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज खुले आसमान तले इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर खुले आसमान तले रहने को करोड़ों लोग मजबूर हैं। लगभग 1,45,00,000 लोग प्रभावित हो चले हैं उस बाढ़ से, जिस बाढ़ को रोकने के लिए इस देश के भीतर में हर साल बजट मुहैया कराया जाता है। राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है। इस देश के भीतर में बाढ़ को रोकने का जिक्र और बाढ़ से बचने का जिक्र एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो, उसके जरिए हर बरस होता है। लेकिन दुनिया की कतार में भारत अव्वल नंबर पर है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़ को रोकने के लिए, उसके बचाव के लिए, या फिर ऐसी परिस्थितियां अगर हर बरस आती रहती है तो इससे बचा कैसे जाए, इसको लेकर कोई विजन नहीं है। और आज हम आपसे इस बात का जिक्र खुले आसमान तले बैठकर इसलिए करना चाहते हैं कि जरा इस एहसास को समझ सकें कि इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ताएं क्यों सिर्फ इस देश को लूटती हैं, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती नहीं है, बल्कि बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है उसको भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहती है और उसके जरिए पूंजी बनाती है, कमाती है। और आज सरकार के डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम आपके साथ बैठे हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए हमें लगता है कि आपको जानना चाहिए, जब असम में तकरीबन 40 लाख के लगभग लोग प्रभावित हो चले हैं, 85 लोगों की मौत हो गई है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, इस पूरे इलाके में लोग पानी में डूबे हुए हैं और कल तक जिनके पास अपने घर थे आज घर नहीं है, मजबूर हैं खुले आसमान तले रहने के लिए। तो आज जिक्र किस बात से किया जाए? इस बात से किया जाए कि इस देश की सरकारों ने बाढ़ को रोकने के लिए कितना खर्च किया, या इस बात से जिक्र किया जाए कि दरअसल इस तरीके की बाढ़ आती रहे इसके लिए कितनी बड़ी तादाद में लूट हो गई, या इस बात से किया जाए जिक्र कि दरअसल इस देश में जब बाढ़ आती है तो इस देश की इकोनॉमी को किस तरह से तबाह कर देती है और आंखों पे पट्टी बांधकर, चाहे वो राज्य सरकार के मुखिया हों या फिर केंद्र सरकार के मुखिया हों, सब बैठे रहते हैं। इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं। और अगर सिर्फ बाढ़ पर ही बंदिश लगा ली जाए, बाढ़ से अगर अपने तौर पर हानियों को रोक दिया जाए, जो सरकारी संपत्ति है या निजी संपत्ति है उसको रोक दिया जाए, तो आपको जानकर हैरत हो जाएगी इस देश के भीतर में हर बरस तकरीबन हजारों स्कूल शानदार तरीके से खड़े हो सकते हैं। एम्स एक कतार में इस देश में शहर दर शहर बन सकते हैं, क्योंकि सरकार के डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं। और इसकी शुरुआत हमको लगता है यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक लॉसेज एंड पॉवर्टी एंड डिजास्टर की एक रिपोर्ट आई थी 2 बरस पहले। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि बीते 20 बरस में लगभग $80 बिलियन भारत का नष्ट हो गया बाढ़ की वजह से। और $80 बिलियन का मतलब आप निकालिएगा तो तकरीबन 27,365 करोड़ रुपए सालाना पड़ेगा। 27,365 करोड़ रुपए सालाना का मतलब है हर महीने लगभग 2,280 करोड़ और हर दिन तकरीबन 74 करोड़ 97,88,459 रुपए हर दिन इस बजट की वजह से औसत निकालिएगा तो यह नष्ट हो जाता है। हमारी इकोनॉमी के पास पैसा नहीं है, हमारी सरकार के खजाने खाली पड़े हैं। स्थिति यह आ गई है कि अब बैंकों को भी वह निजी हाथों में देने की तैयारी कर चुकी है। 6 एयरपोर्ट और जो हैं उसका निजीकरण करने के लिए अब कैबिनेट की बैठक में उसे रखा जाएगा, वो पास हो जाएगा। अभी तक बैंकों का मर्जर हो रहा था, अब उसके शेयर्स भी प्राइवेट हाथों में बेच दिए जाएंगे। पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो जो चीजें मौजूद है इस देश के भीतर में उससे खिलवाड़ क्यों करते हैं, और उसके लिए भी हम नीति कानून कोई क्यों नहीं बना पाते हैं, और अगर बना देते हैं तो उसमें रियायत क्यों दे देते हैं, और रियायत जिन्हें देते हैं तो उन्हें कोई सजा क्यों नहीं होती है, और उन्हें सजा नहीं होती है तो फिर उसको जो भुगतता है उसको कंपनसेशन तो दूर, 2 जून की रोटी के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। हम लड़ाई लड़ते हैं कि एनडीआरएफ को हमने इससे पहले इतना पैसा दे दिया, आपने पैसा नहीं दिया। कच्चा चिट्ठा जरा सुन लीजिए। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने जब इस बात का जिक्र किया कि बीते 20 बरस में हर दिन लगभग 74 करोड़ रुपए भारत के खर्च या भारत की संपत्ति नष्ट हो रही थी, और वही निकलते निकलते आया तकरीबन 27,365 करोड़। इस देश के भीतर में स्कूलों की तादाद नहीं। अगर आप एक इंटरमीडिएट स्कूल खोलना चाहते हैं 1ली से लेकर 12वीं तक जिसमें पढ़ाई हो सके, तो सरकार ही कहती है तकरीबन 2 करोड़ रुपए लगेंगे। इसका मतलब है कि हर दिन इस देश में जो औसत
संपत्ति की हानि 74 करोड़ की हो रही है, तकरीबन 36 से 37 स्कूल खुल सकते हैं। एम्स जो दुनिया का टॉप मोस्ट एम्स होगा, उसको खोलने की स्थिति में हम हर बरस बहुत शानदार तरीके से आ सकते हैं। लगभग 6 से 8 एम्स हम बहुत शानदार तरीके से खोल सकते हैं जो दुनिया में टक्कर दे सके, क्योंकि खर्चा 27,635 करोड़ का है। सवाल इसके बाद यह होगा, आपके जहन में सवाल होगा कि यह बाढ़ तो हमेशा आती रहती है। 1991 से लेकर मौजूदा वक्त 2020 तक बाढ़ के इलाके बढ़ते क्यों गए, बाढ़ के इलाकों में पानी लगातार बढ़ते क्यों गया? इसका आंकड़ा ये बहुत साफ तौर पे बतलाता है, जो सरकार की ही रिपोर्ट अपने तौर पर जानकारी देती है कि 1951 में 1 करोड़ हेक्टेयर बाढ़ से प्रभावित होता था, और ये 2014 तक पहुंचते पहुंचते या 2020 तक सीधे आ जाइए तो 4.8 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया है। सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा, 1951 1 करोड़ हेक्टेयर, 1961 2.5 करोड़ हेक्टेयर, 2001 3.8 करोड़ हेक्टेयर, 2014 4.3 करोड़ हेक्टेयर, 2020 4.8 करोड़ हेक्टेयर। इतना जमीन पानी में डूब जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जो वजह यूनाइटेड नेशन बतलाती है और इस सरकार के भीतर बतलाते हैं, शहरीकरण जो भारत में हो रहा है वो अंधाधुंध तरीके से हो रहा है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम हर चीज में मकान खड़ा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, कंक्रीट का जंगल बनाएंगे, उसकी वजह से जमीन पर जो असर पड़ता है। वन विभाग को लेकर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है उसमें जानकारी है कि भारत में सबसे ज्यादा लकड़ी जो अवैध तरीके से दुनिया के बाजार में बेचा जाता है, वह भारत उसमें भी नंबर 3 पर है। जो खनन का क्षेत्र है उसमें यहां पर चाहे वो रेत हो, खनिज हो, लोहा हो, मैग्नीशियम है, बॉक्साइट है, कुछ भी सोच लीजिए, उसका अवैध खनन इस तौर पर होता है कि अगर इन तीनों को मिला दीजिए, जिस बात का हमने जिक्र किया, शहरीकरण तकरीबन 1 लाख करोड़ का खेल इस देश में हर साल होता है। लेकिन यह डाटा अभी का हम आपको बतला रहे हैं। लगभग 55,000 करोड़ वन विभाग की लकड़ियां जो हैं दुनिया भर में अवैध तरीके से निकाल दी जाती है, बेच दी जाती है। यह एक अलग बिजनेस है। इस देश के भीतर में जो खनिज और खनन जो अवैध तरीके से होता है दुनिया के बाजार में, उसकी कीमत 5 लाख करोड़ की। आपके जहन में आना चाहिए बेल्लारी की कीमत जब आंकी गई तो पता चला कि बेल्लारी के खनिज जो भारत के बाजार में है वो तकरीबन 60,000 करोड़ के हैं, और दुनिया के बाजार में उसी की कीमत लगभग 6 लाख करोड़ की है। तो भारत में वो खनिज संसाधन निकाल के यहां पे 60,000 करोड़ का खनिज संसाधन निकाला गया। उसकी एवज में कुछ कमीशन राज्य सरकार को दिया गया, कुछ पुलिस महकमे को दिया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया गया, और वो माल जब बाहर बेचने शुरू हुआ तो पता चला कि लगभग 1 लाख करोड़ का माल भारत में पड़ा उनको, और बेचते हुए 6 लाख करोड़ उनको वहां पर कीमत मिल गई। यानी 5 लाख करोड़ का सीधे सीधे लाभ। सिवाय इसके आपको लाइसेंस होना चाहिए खनन का, उसके बाद आप अवैध खनन करते चले जाएं, या फिर आपकी सांठगांठ पॉलिटिशियन से होनी चाहिए, उस इलाके के पर्यावरण मंत्रालय से होनी चाहिए, वन विभाग से होनी चाहिए, पुलिस महकमे से होनी चाहिए। खेल हो जाता है। ये सारी परिस्थितियों ने भारत के भीतर में जो जमीन के भीतर का पानी था, बांध को रोकने की परिस्थिति थी, इसको लेकर तहस नहस परिस्थिति कर दी। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। इस देश का सच तो यह है कि हमारे यहां अलग अलग तरीके से खर्च भी किए जाते हैं बजट के जरिए, और इस बजट के जरिए जो ये माना जाता है कि बाढ़ ना आए, परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाए, उसमें इस बात की जानकारी आई सीधे तौर पर। सरकार ने हालांकि अपने तौर पर यह भी माना है कि हमारे यहाँ हर महीने जो नुकसान होता है वह तकरीबन 125 करोड़ का नुकसान सरकारी संपत्ति का हो जाता है बाढ़ की वजह से। बाकी आम लोगों की संपत्ति है, उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन उसकी एवज में जरा देखना शुरू कीजिए, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स ही बतलाते हैं कि इस देश के भीतर में जो नदी प्रबंधन पर खर्च होता है, बाढ़ चेतावनी केंद्र पर खर्च होता है, बैराज पर खर्च होता है, एसडीआरएफ को जो पैसा दिया जाता है, एनडीआरएफ को जो पैसा दिया जाता है, इन सबको जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च इन पे खर्च हो जाता है। और हर बरस इसके बारे में चिंता व्यक्त की जाती है, लेकिन स्थिति रुकती नहीं है। बिहार को एक अगर आप टेस्ट केस लेना चाहते हैं तो बिहार का 73% हिस्सा आधे साल पानी में ही डूबा रहता है। अब आप सोचिए कि वहां पिछड़ापन 50% के लगभग बीपीएल परिवार हो गए हैं। वहां पर पलायन की स्थिति, लगभग 3 करोड़ लोग जिले से छोड़कर दूसरे जिले में या राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में चलते चले गए।
अगर इस बार का अगर आप माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो हम 20 साल का एवरेज बतला रहे हैं आपको। और बिहार एक ऐसी जगह पे है जहां सबसे कम जीएसटी आता है, सबसे कम टैक्स दिया जाता है, रेवेन्यू मॉडल कोई बचा नहीं है, पॉलिटिकल मॉडल जरूर है। तो ऐसे में अगर आप ध्यान दीजिए तो कोई भी कंपनी जब दिवालिया होती है तो दिवालिया होने के बाद सरकार उसको पे कब्जा करती है, उसके बाद उसको मार्केट में सेल करती है, बेच देती है। या फिर कोई कंपनी अगर डूबने लगती है तो उसके मैनेजर्स को निकाला जाता है, डायरेक्टर्स को बदला जाता है, इस तरीके से काम होता है। तो राज्यों में रहने वाले, बिहार जैसी जगह में जहां 10 करोड़ की जनसंख्या है, वहां रहने वाले लोगों ने क्या किया है? जो वहां के सीएम है या वहां की सत्ता है, अगर कुछ नहीं कर पाती है तो फिर भी वो बने रहेंगे। और अल्टरनेटिव हमारे पास 2 बुरे में से एक कम बुरे को चुनने का आ जाता है। इस स्थिति में ये देश चल रहा है। और मौजूदा वक्त में तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थिति है, उसकी जो इकोनॉमी डामाडोल है, अगर कोई परिचित हो तो सेंट्रल लेवल के ब्यूरोक्रेट से जानकारी पूछिए, जो सेक्रेटरी लेवल का है, वो बताएगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट के भीतर का खोखलापन जो है उसने पूरी इकोनॉमी को ही वाइब्रेट कर दिया है। यानी पूरी इकोनॉमी जो है ऑपरेट कर गई है, अब वो हवा में उड़ गई है। इस देश के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बच पा रहा है। सारी प्लानिंग जो है सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रोपेगेंडे पर आकर टिक गई है। हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। यह समझिए कि इस देश के भीतर में हर बरस मकान, सड़क, मवेशी, खेती, पुल, स्कूल, बिजली, संचार कितनी बड़ी तादाद में नष्ट होते होंगे। हर साल जितनी बड़ी तादाद में जिन राज्यों में बाढ़ आती है, खास तौर से 16 राज्य ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, उन इलाकों में जो मकान, सड़क, मवेशी, खेती, पुल, स्कूल, बिजली, संचार, ये सब व्यवस्था जो तहस नहस होती है, और हॉस्पिटल्स भी तहस नहस होते हैं। कोई सरकार अगर 5 साल के लिए भी आती है तो भी वह उतना नहीं बना पाती है। इसका मतलब यह है कि 5 साल तक लगातार बाढ़ के दौरान इस देश के भीतर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 साल में कोई सरकार रहने के दौरान बना तो नहीं ही पाती है, उल्टे बनाने के नाम पर भी करोड़ों की लूट हो जाती है। ये हमारे बजट का एक सिस्टम है। और दुनिया में शायद इसीलिए भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा पैसा जनता से वसूला जाता है, टैक्स के नाम पर, सेस के नाम पर। बाजार में कीमत जो बढ़ती है, जिसको आप जो खरीदते हैं और जिसके जरिए तमाम व्यापारी जीएसटी जमा करते हैं, वो टैक्स के दायरे में है। एक कलम भी खरीदते हैं तो वो भी टैक्स लिया जाता है। अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं उसमें टैक्स लिया जाता है। सिर्फ आप ये समझिए कि जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सामान है उस पर टैक्स उस तरीके से नहीं आता है, लेकिन बाकी सारे सामानों पर टैक्स लेकर सरकार क्या करती है? उन पैसे का सरकार अपनी रईसी पे निकालती है, क्योंकि एक हिस्सा यह है, बरसात तो 2 महीने रहेगी फिर खत्म, उसके बाद गर्मी शुरू, 2 महीने भी नहीं रहेगी, 15-20 दिन और तहस तहस करके उसके बाद गर्मी शुरू होगी। उस गर्मी को लेकर यूनाइटेड नेशन की और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है, यह भी बहुत भयानक रिपोर्ट है। यह बहुत साफ बतलाती है कि दुनिया में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित एशिया के भारत ही है। काम के घंटे 2.4% पूरी दुनिया में कम होंगे तो भारत में ये 5.4% कम होगा। 2030 तक सिर्फ गर्मी की वजह से लगभग 8 करोड़ नौकरियां जाएंगी, उसमें से 3 करोड़ 40 लाख नौकरियां भारत में होंगी सिर्फ गर्मी की वजह से। फ्लड एक अलग है, यानी प्रकृति को लेकर कोई समझ नहीं है। प्रकृति से खिलवाड़ तो दूर, प्रकृति को दोहन करते हुए कमाने की सोच इस सिस्टम का हिस्सा बना दी गई है। हमारे यहां पर्यावरण मंत्री की जानकारी आपको नहीं होगी। कौन है पर्यावरण मंत्री? ये एक सवाल है। इस देश के भीतर में कोई ध्यान ही नहीं देगा। पहले होता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, फॉरेस्ट ऑफिसर काम कर रहा है, वो चाहे तो कोई पेड़ काटने वाले के खिलाफ चालान कर सकता है। लेकिन स्थिति ऐसी आ गई इस देश के भीतर में, जो बाघ संरक्षण इलाके थे वहां पर भी माइंस प्राइवेट सेक्टर को इस बार सेल कर दी जा रही है। यानी हम जितना लूट सकते हैं, जितना दोहन कर सकते हैं, सब करेंगे। इसलिए जब आप नजर दौड़ाते हैं पानी दर पानी, तो सवाल ये नहीं है कि लोगों के दर्द के साथ इस रूप में जड़ें कि उन्हें कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस रूप में जुड़िए कि इस देश के पॉलिटिशियंस ने उनको मरने के मजबूर कर दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ कहता है, जीने का अधिकार देता है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा। इस देश के सुप्रीम कोर्ट भी यह सवाल नहीं पूछ पाता है कि दरअसल इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर हम व्याख्या कर रहे हैं तो इस सरकार का कोई दायित्व तो होना चाहिए, लेकिन सरकार हर दायित्व से आंख
चुराती ही नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने तरीके से मैनेज करते चली जाती है और स्थिति ये आ जाती है कि लोग क्या करें। इसीलिए जब हम इस बात का जिक्र आपसे कर रहे हैं कि अगर हर साल सिर्फ प्राकृतिक संरक्षण की परिस्थिति में हम आ जाएं तो इस देश के जीडीपी का लगभग 1% इकोनॉमी जो है हम बचा लेंगे। हम प्रकृति पर खर्च जितना करते हैं, प्रकृति का दोहन कर जितना लूटते हैं, उससे ज्यादा हर बार बर्बाद हो जाता है। और जितना खर्च कर रहे होते हैं उस खर्च में भी लगभग 80% हिस्सा लूट का हिस्सा होता है, उसका कोई असर नहीं होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता का पागलपन, सत्ता को लेकर। और उस राजनीति को बचाने के लिए जो एक सिस्टम काम करता है, चाहे वो विधानसभा का दायरा हो, चाहे अदालतों का दायरा हो, इस देश के बड़े बड़े वकीलों का दायरा हो। आखिरी बात, टेस्ट केस अगर राजस्थान लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि राजस्थान में कोई रिजल्ट नहीं आया। 24 तारीख को हाईकोर्ट फैसला देगा। और जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, 3 बड़े वकील देश के लगे थे, हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी। तीनों के हर दिन का जो पेशी होती है उसका जो फीस है वो 40 से 50 लाख रुपए है। और राज्य के जो अटॉर्नी जनरल हैं MS सिंघवी, वह भी स्पेशल केस जब लेते हैं तो वह भी 11 से 15 लाख रुपए लेते हैं। हमने जब निकाला कि बीते 10-12 दिनों में क्या हुआ तो निकल कर आया कि वकीलों की फीस तकरीबन 6 करोड़ रुपए, होटल का खर्चा और खाने पीने का खर्चा और गाड़ी का खर्चा, इन सब को मिला दीजिएगा तो लगभग 5 करोड़ रुपया। इसके अलावे राज्य की, राजस्थान की 100 पुलिसकर्मी लगातार सुरक्षा बंदोबस्त में होटल के लगे रहे, हरियाणा के 25 पुलिसकर्मी लगे रहे, हाईकोर्ट लगातार इसी दिशा में काम करता रहा, बाकी चीजें कुछ नहीं की। और इन सब के बीच कुल खर्चा तकरीबन 15 करोड़ का खर्चा हवाई हो गया। यानी प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होते रहा। किसी को कोई फिक्र नहीं थी राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा। और इन सब परिस्थिति के बीच जब वहां पर राजस्थान में मिड डे मील इन दिनों नहीं बंट पा रहा है, आंकड़े उसके भी चौंकाने वाले हैं। मनरेगा में काम मिलने की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई है, इन 12 दिनों में तो बहुत ही नाजुक हो गई। मिड डे मील की स्थिति यह है कि जो रजिस्टर्ड स्कूलों ने कराया इस दौर में हम खाना खिलाएंगे, उसमें 66,000 स्कूल थे, लेकिन पिछले दिनों एवरेज हर दिन सिर्फ 100 स्कूल ही खाना दे पा रहे थे बच्चों को। बीते 12 दिनों में सिर्फ 1376 स्कूलों के लगभग 2500 बच्चों को भोजन मिला और कुछ नहीं हुआ है। यह है मिड डे मील का हाल। और मिड डे मील का पैसा रिलीज करके राजस्थान नहीं पहुंचा है। मनरेगा का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिलीज नहीं किया है जो राजस्थान पहुंच जाए। राजस्थान गवर्नमेंट ने मिड डे मील में अपना हिस्सा भी रिलीज नहीं किया है। यानी जहां पर 4 पैसे का खाना होता हो, 6 पैसे का मिड डे मील हो प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, जहां मनरेगा में 100-125 हो, वहां पे हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे। क्यों? सरकार बनी रहे, बची रहे, इस पे खर्च हो गए। जिम्मेदारी लेगा कौन? और जिम्मेदारी दिखाने के लिए क्या जनता के भीतर ये सोच आ पाएगी कि दरअसल ये पॉलिटिशियंस, ये सत्ताधारी ने पूरा सिस्टम ही अपने अनुकूल बना लिया है। इसलिए जब जब आप खुले आसमान तले बैठिए, उस वक्त ये सोचने की कोशिश कीजिए कि दरअसल इससे भी खिलवाड़ हो रहा है। ये तो अच्छा है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ताओं के हाथ में इस देश की प्रकृति को अपने अनुकूल नहीं कर लेना है, नहीं तो वह भी करके जनता से सेस लगा देते या पैसा वसूलना शुरू कर देते। यह स्थिति देश के भीतर। आखिरी बात, इस देश के भीतर में बाढ़, गर्मी, प्रकृति से खिलवाड़, इन सब को देखने की परिस्थिति के बाद आपको जानकर यह हैरत होगी कि दुनिया के जापान जैसे देश में जितनी जनसंख्या है, उस जापान जैसे 6 बार ऐसे देशों को हमने पिछले 10 बरस में खत्म कर दिया है। खत्म करने से मतलब उतने लोगों को मार दिया, उतने लोगों का घर बार छीन लिया, उनको बेघर कर दिया, 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए, नौकरियां खत्म हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। इस हाल में ये देश खड़ा हुआ है और कोई शर्म इस देश के पॉलिटिशियंस को नहीं आती है, सत्ताधारियों को नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।